गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर, सिविल डिसओबीडियंस। तो यह आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था और आपने इससे पहले पढ़ा कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया तो फरवरी 1922 में इसको वापस भी लेने का फैसला कर लिया। इसका मुख्य कारण वही था, चौरी चौरा कांड। तो गांधी जी को लगता था कि आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है और जो सत्याग्रही हैं, जो आंदोलनकारी हैं, अभी उनको व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है एक तरफ। दूसरी तरफ जो है, कांग्रेस के नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे और उनको लगता था कि परिषदों में जा कर के वे ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं और अंग्रेज़ी हुकूमत से सुधारों की वकालत कर सकते हैं और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं हैं। तो इस तरह के जो विचारधारा वाले थे उसमें दो नेताओं का नाम प्रमुख आता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि परिषदीय राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन तक कर डाले और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा और उग्र जन आंदोलन करने वाले नेता थे, वे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस में आंतरिक बहस और असहमति का माहौल शुरू हो गया और इसी में दो घटनाएं, दो ऐसे तत्व सामने आते हैं जिनसे कि भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल जाती है। पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और उसका असर, और 1926 से ही इस मंदी के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। तो कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। तो यह जो 1930 का दशक था, ये ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल वाला था और इसी पृष्ठभूमि में जो ब्रिटेन की नई टोरी सरकार थी, उसने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया, जिसको साइमन कमीशन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इस कमीशन का भारतीयों ने जमकर विरोध किया। जब ये 1928 में आपके देश में पहुंचा तो आपके देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने इस कमीशन का विरोध किया था। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि क्यों विरोध किया था। तो सबसे पहले जो है कि इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, लेकिन इस आयोग में भारत की को आज़ाद करने, किसी भी तरह की सहूलियत देने की कोई भी बात नहीं कही गई थी और इस आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल भी नहीं किया गया था। सारे सदस्य अंग्रेज थे और आपको ये पहले से ही आप पढ़ चुके हैं कि साइमन के खिलाफ जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था
तो ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया था और प्रदर्शन के कारण उनको काफ़ी गहरा जख्म हो गया था और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यह बहुत ही बड़ी घटना इतिहास में है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस विरोध को शांत करने के लिए उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन ही भारत में कुछ नई व्यवस्था कायम करने की बात कही गई, जिसमें भारतीय लोग भी शासन में हिस्सेदारी कर सकेंगे, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस में मध्यम मार्गी नेता थे वो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव जो है कांग्रेस में घटता जा रहा था। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो वहाँ पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यानी इससे नीचे हम लोग किसी भी चीज़ पर संतुष्ट नहीं होंगे। तो जो मध्यम मार्गी थे वो एक तरह से पीछे छूट गए, और यह भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोग उस दिन पूर्ण स्वराज की शपथ भी लेंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि लोग शपथ क्या लिए थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। शपथ में है कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यही एक अहरणीय अधिकार है कि वह उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। तो ये और भी बातें हैं, इसको आप जो है देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आप बता दूं कि इस 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, तो बाद में हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। इसलिए हमारा संविधान नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। फिर भी इस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए यह 26 जनवरी को लागू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जब लोग जो है कि देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे तो इस स्वतंत्रता के अमूर्त विचार को रोज़मर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता भी ढूंढना था। इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात सोची। तो गांधी जी को लगता था कि देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है, हथियार है। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें कुछ सामान्य मांगें भी थीं कि कुछ जैसे उद्योगपति हैं उनके लिए थी, कुछ किसानों के लिए थी। तो गांधी जी सभी तबकों को आंदोलन के साथ जोड़ना चाहते थे और उनका विश्वास था या वो इस बात को समझते थे कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल भारत का हर तबका करता है। तो इसी कारण से गांधी जी ने नमक पर जो कर और उसके उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था,
उसको ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और इसी एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने 11 मांगों में से एक मांग यह भी रखी थी। और महात्मा गांधी का जो ये पत्र था इरविन को, वह एक अल्टीमेटम की तरह था कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मान ली गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन इरविन यानी अंग्रेज़ झुकने को तैयार कभी नहीं होते थे। और फिर उसका परिणाम क्या निकला कि गांधी जी अपने 78 जो विश्वसनीय वॉलंटियर थे उनके साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर वो नमक कानून को तोड़े, वहाँ पर पानी को उबाला और नमक बनाया। और जैसे ही जो है कि ये 6 अप्रैल को वो पहुँचे थे वहाँ पर, हर दिन 10 मील का सफ़र तय करते थे और 24 दिन चले थे। इस प्रकार से कुल 240 मील की यात्रा, मतलब किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए। और इस यात्रा के दौरान वो जगह जगह पर रुकते थे, वहाँ लोगों को संबोधित करते थे। और फिर हर जगह यानी 24 दिन तक वो यात्रा किए तो 24 पड़ाव भी लिए होंगे। और हर पड़ाव में उनके साथ बहुत सारे लोगों का जनसमूह जुड़ता गया। और इसी नमक कानून के उल्लंघन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें और सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक मूल अंतर है। असहयोग आंदोलन में वे ब्रिटिश शासन का सहयोग न करने की बात करते थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश शासन का सहयोग न करना और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना भी शामिल था। ये आप चित्र देखिए, ये शुरुआत किए थे गांधी जी और वहाँ पर पहुँच गए हैं और जा कर के वो नमक कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही जो है कि उन्होंने नमक कानून तोड़ा, वैसे ही हजारों लोगों ने देश में नमक कानूनों को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया। फिर वही जो विधियां असहयोग आंदोलन में लोगों ने अपनाई थी। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे जंगलों में जो है वन कानूनों का उल्लंघन होने लगा और लोग आरक्षित वनों में घुसने लगे। तो इस तरह से जो है कि पूरे देश में एक उथल पुथल सी मच गई। लोग ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिए और यह आंदोलन तेज हो गया। बहुत सारे जगहों पर हिंसक टकराव भी हुए। तो इसी दौरान जब अप्रैल 1930 में गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। ये सत्याग्रहियों पर हमले करते हुए पुलिस का चित्र है और इसमें सभी लोग शामिल थे, स्त्री पुरुष बच्चे जवान बुजुर्ग सभी लोग जो है शामिल थे। और अंग्रेज़ों ने लगभग लाखों लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो जब भीड़ हिंसक हो गई तो गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते में दस्तखत कर दिया और इस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के द्वारा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो गए। पहले गोलमेज सम्मेलन में जो कि 1930 में हुआ था उसमें गांधी जी
नहीं गए थे, वो बहिष्कार कर दिए थे, लेकिन दूसरे में वो तैयार हो गए। और इसके बदले इरविन भी जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने के लिए राजी हो गए, जिनको बंदी बनाया गया था आंदोलन के दौरान। तो दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, लेकिन वास्तव में यह दौरा भी उनका असफल रहा और उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा। किसी भी तरह का कोई समझौता इसमें सफल नहीं हुआ। और यहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है, तो और कांग्रेस को गैरकानूनी भी घोषित कर दिया है, सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो गांधी जी यहाँ आने के बाद फिर से दोबारा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया और शुरू भी कर दिया। लेकिन इन सारी इस परिस्थितियों में जो समय बीत गया था उसके कारण से ही सही, लेकिन आंदोलन जो है कि 1934 तक आते आते मंद पड़ने लगा, धीमा हो गया। यहाँ पर क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना नैवेद्य, यमन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता है। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था और इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ जो है भी साथ साथ चल रही थी, जिनको लगता था कि अहिंसा के जरिए हम लोग अंग्रेज़ों को भारत से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इनकी भी कहानी जो है इसमें दी गई है। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। तो जैसे आपने असहयोग आंदोलन का देखा था कि असहयोग आंदोलन के मायने हर समूह के लिए, हर तबके के लिए समाज में अलग अलग थे, उसी प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके भी मायने अलग थे। तो इस टॉपिक पर हम लोग कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।